गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा मनु की षड्गुण्य नीति। हमने मनु के मंडल सिद्धांत का अध्ययन किया है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि किस प्रकार अंतर्राज्यीय संबंधों का निर्धारण करते वक्त किसी जो राज्य है उसकी स्थिति को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। जिसमें हमने उदासीन राज्य, मध्य राज्य, मित्र राज्य, अरि राज्य, इन सब का अध्ययन किया है। मनु है, इन्होंने अपनी जो मनुस्मृति है उसमें षड्गुण्य नीति का उल्लेख किया है, जिसमें मुख्य रूप से 6 गुणों का इन्होंने उल्लेख किया है। ये जो 6 गुण हैं वे इस प्रकार हैं: संधि है, विग्रह है, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह भली भांति विचार विमर्श के आधार पर इनमें से किसी एक को परिस्थितियों के अनुकूल चयन कर सकता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संधि का, कि संधि क्या है। राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को संधि कहा जाता है। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए हैं: समान कर्मा संधि और असमान कर्मा संधि। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो हम अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार भारत है वह भी अपने लाभ के लिए अन्य राज्यों से समय समय पर संधि करता रहता है, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह ब्रिटेन हो, चाहे वह रूस हो, जापान हो या फिर अपने पड़ोसी राज्य। अगला हम अध्ययन करेंगे विग्रह। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया एक तरह से सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। जब कोई राजा अपने पड़ोसी राज्य को जीतने की इच्छा रखता है, ऐसी स्थिति में वह उस पर सशस्त्र आक्रमण करता है, जिसको विग्रह कहते हैं। मनुस्मृति में इसके 2 प्रकारों का विवेचन किया है। शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई विग्रह किया जाए तो यह विग्रह प्रथम भेद कहलाता है। दूसरा, राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह, ये द्वितीय भेद कहलाता है। अगला जो है गुण वो है यान। विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला जो आक्रमण कहलाता है वो यान मतलब चढ़ाई करना। जब कोई राजा ये चाहता है कि उसका जो पड़ोसी राज्य है वह उसका शत्रु है, तो उसको वह पीड़ित करने के लिए उस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, जिसको यान कहते हैं। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो यह मनु के अनुसार प्रथम यान कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ए एक राज्य है, दूसरा उसका पड़ोसी बी राज्य है, तो ए द्वारा बी पर आक्रमण किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि वह देख लेता है कि बी है वो इस समय समस्याओं से गुजर रहा है, काफ़ी पीड़ित है, तो वह इसका फ़ायदा उठा करके और उस पर आक्रमण कर देता है, जिसको प्रथम यान कहते हैं। यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो एवं मित्र की सहायता लेकर के आक्रमण करता है तो उसे द्वितीय यान कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए है, वह बी पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन ए के पास इतनी सेना नहीं है, इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने किसी पड़ोसी राज्य से सहायता ले लेगा और फिर वह बी पर आक्रमण करेगा, जिसको द्वितीय यान कहा जाता है। अगला है आसन। राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। अर्थात कोई ए राज्य है, वह बी पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन प्रतीक्षा करता है कि ऐसा कोई बिंदु आए जिसका हवाला दे करके वह उस पर आक्रमण कर दे, तो इसको हम आसन कहते हैं। सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में राज्य द्वारा अपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है। मित्र के अनुरोध पर युद्ध से अपेक्षा धारण करना मनु ने दूसरा आसन बताया है। मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना है कि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है, वह स्वयं पुनः अपने बल को संगठित कर सकता है। अर्थात पड़ोसी राज्य को हमेशा ये डर सताता रहता है कि उसका पर जो पड़ोसी राज्य है वह कभी भी उस पर आक्रमण कर सकता है। अगला जो गुण है वह है द्वैती भाव।
इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु ये लिखते हैं कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को लेकर किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो ये नीति द्वैती भाव कहलाती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि राजा है वह स्वयं नेतृत्व नहीं करता है सेना का, बल्कि अपने किसी सेनापति को भेज देता है और वह स्वयं किसी दूसरे स्थान पर रहता है, जिसको द्वैती भाव कहा जाता है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन करना प्रथम द्वैत एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्वैत कहलाता है। द्वैती भाव की व्याख्या कौटिल्य ने मनु से अलग की है। कौटिल्य के अनुसार द्वैती भाव एक दोहरी नीति होती है। कौटिल्य के मत में किसी राजा द्वारा संधि और विक्रय जब दोनों एक साथ कर लिए जाते हैं तो वह द्वैती भाव कहलाता है। द्वैती भाव के प्रयोग के संदर्भ में मनु का शासक को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शाली समझे तो अपनी सेना को दो भागों में उसको बांट लेना चाहिए। एक जो सेना है वह सेनापति के अधीन रहे और दूसरी जो सेना है वह सुरक्षित स्थान पर राजा के साथ रहे, जिससे कि मुसीबत आने पर वह राजा की सुरक्षा भी कर सके। और जो सेना के अधीन सेनापति हैं वे क्या करेंगे कि उस राज्य पर आक्रमण कर देंगे। अगला जो इन्होंने बताया गुण वह है संश्रय। आपातकाल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे जो बलवान राजा हैं उनकी शरण में चले जाना संश्रय कहा जाता है। हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कोई राज्य काफ़ी कमज़ोर होता है, जब कोई बलशाली राज्य उस पर आक्रमण करता है तो वह उसके समकक्ष ही दूसरे बलशाली जो राज्य है उनसे सुरक्षा की गुहार लगाता है या उसकी शरण में चला जाता है, जिसको संश्रय कहा जाता है। ये तो मनु द्वारा षड्गुण्य नीति के 6 गुण इन्होंने बताए कि किस प्रकार एक राजा जो कि इच्छा रखता है अपने पड़ोसी राज्य को जीतने की तो उसको कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। इसके अलावा मनु ने उपाय भी बताए हैं। मनुस्मृति में मनु ने 4 उपाय बताए हैं, जिनमें साम, दाम, दंड और भेद। साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन एवं विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना। कई बार क्या होता है कि कोई शक्तिशाली जो राज्य होता है वह चाहता है कि उसका समर्थन करें उसके पड़ोसी राज्य, तो वह ये प्रयास करेगा कि प्रेम पूर्वक जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनको बनाने में सफलता प्राप्त करता है, उसको साम कहते हैं। दान, प्रतिपक्ष को धन और संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने का उपाय कहलाता है दान। जो भी शक्तिशाली राज्य होता है वह क्या करता है, अपनी जो पड़ोसी जो राज्य होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं आर्थिक दृष्टि से, उनको वह क्या करेगा, आर्थिक सहायता दे देगा, जिससे कि वे उसकी बात को मान लेते हैं। जैसा कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो वर्तमान में नेपाल, भूटान है, ये काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं और छोटे भी हैं, तो चाइना द्वारा उनको आर्थिक सहायता दे दी जाती है और इसी आर्थिक सहायता के नाम पर वे चाइना का क्या करते हैं, समर्थन करते रहते हैं। दंड, दंड से अभिप्राय एक तरह से शत्रु को बल प्रयोग अपने अनुकूल हो जाने के लिए बाध्य कर देना होता है, जिसको दंड कहा जाता है। कई बार क्या होता है, कोई शक्तिशाली राज्य है वह अपने पड़ोसी राज्य है, जब वह बात नहीं मानता है तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और उसको अपनी बात को मनवाने के लिए बाध्य कर देता है। फिर है भेद, शत्रु की शक्ति को क्षीण करने के उद्देश्य से शत्रु पक्ष और उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं उसके मित्र सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद पैदा कर देना ही एक तरह से भेद का नाम है। क्या होता है कि अगर कोई शक्तिशाली राज्य ये चाहता है कि उसके पड़ोसी राज्य है वो सही चल पा रहा है और उसको कमज़ोर करना है, तो वो क्या करता है कि दूसरे जो राज्य है उसके वहाँ के जो मंत्री परिषद के सदस्य हों या राजा हो, राजा के जो भी काम करते हैं राजा के लिए, उनमें आपस में एक मतभेद पैदा कर देता है, जिससे कि उनमें फूट पड़ जाती है और उस फूट का फ़ायदा उठा करके वे उस राज्य की सारी जो जानकारी हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भेद का पता कर लेते हैं और फिर आक्रमण कर देते हैं। तो इस प्रकार मनु है, उन्होंने अपनी जो मनुस्मृति है उसमें साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय भी बताए हैं कि किस प्रकार इनका प्रयोग करके कोई भी राज्य है वह दूसरों राज्यों को अपने पक्ष में व्यवहार करने के लिए बाध्य कर सकता है। यह है मनु की षड्गुण्य
नीति। धन्यवाद।